वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक तमिल लैंग्वेज मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है युद्धशतम। ये मूवी इसी साल पता नहीं किस प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई। उसी तरह एक सस्पेंस मूवी है। अब मूवी के बारे में बात करें तो मूवी की कहानी बहुत ही अलग है और क्लाइमैक्स में एक जबरदस्त ट्विस्ट भी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। उससे पहले राधो प्यार फॉर इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही कतरी विलन नाम का एक पुलिस इंस्पेक्टर दोबारा अपनी ड्यूटी पर ज्वाइन होके लोकेश नाम के एक गैंगस्टर को मार पीट के उसे अरेस्ट कर लेता है। एक्चुअली कुछ सालों पहले कादिर की बेटी टेरेस के ऊपर से नीचे गिर गई। उस गम को बर्दाश्त ना करते हुए बेचारा कादिर अपनी जॉब को लॉन्ग लीव रख दिया था और बहुत दिनों बाद ये दोबारा अपनी ड्यूटी पर ज्वाइन होता है। इसी दरमियान में जब एक रात कादिर शहर में पेट्रोलिंग कर रहा होता है तभी एक बंदा कादिर के पास आकर एड्रेस पूछने लगता है। तभी उसी वक्त कमिश्नर कादिर को कॉल करके ये बताने लगता है, तुम्हारे पुलिस स्टेशन के पास क्या हो रहा है, क्या ये तुमको पता है? जाओ पहले वहाँ पर जाके देखो। इस तरफ जो बंदा एड्रेस पूछ रहा है इसका नाम है नगलन और कांस्टेबल सलवा ये ऑब्जर्व करता है कि नगलन दारू पिया है, मतलब थोड़ी सी बियर पी रखी है। सो कादिर नगलन का फोन लेकर पुलिस स्टेशन के पास जाने लगता है। नगलन को भी पुलिस स्टेशन के पास आने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद जब कादिर अपने पुलिस स्टेशन आता है वहाँ पर 3 कांस्टेबल्स होते हैं, मुस्तफा, महेंद्र, विनोद। इन तीनों से पूछने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ। कमिश्नर ने मुझे अभी अभी कॉल किया। सो वो तीनों कांस्टेबल्स कादिर को बताने लगते हैं, सर जब आप राउंड्स के लिए गए थे पुलिस स्टेशन एक लड़की आई आपसे मिलने के लिए, आपसे ही मिलकर वो कंप्लेंट देना चाहती थी। जब आप नहीं थे वो लड़की ऑटो में ही इंतजार कर रही थी, लेकिन तभी थोड़ी देर बाद कुछ लोग आकर पुलिस स्टेशन का दरवाजा लॉक कर दिया और उस लड़की को दौड़ा दौड़ा कर मारने लगे। अपने हाथ में चाकू लेकर उस लड़की को इधर उधर काटने लगे। जब तक हम लोग दरवाजा तोड़ के बाहर आते तब तक वो लोग इस लड़की को मार चुके थे और जाते जाते इस लड़की के पास से इसका फोन छीनकर भाग गए। और सर ये लड़की जिस ऑटो में आई थी उस ऑटो ड्राइवर को हमने अंदर बिठा के रखा है। कादिर अंदर आकर इस बंदे से इसका नाम और किलर्स कैसे दिखते हैं ये पूछने लगता है। इस ऑटो ड्राइवर का नाम होता है सेबेस्टियन। सर जो लोग उस लड़की को मारने के लिए आए थे उन लोगों में से एक बंदा बहुत ही हाइट था, अच्छी खासी बियर्ड भी थी, स्पेशली वो लोग मास्क लगा के आए थे। अब उसी पुलिस स्टेशन में नगलन भी होता है, अपना फोन लेने के लिए आया होता है। सो सेबेस्टियन जो हुलिया बताता रहता है वो हुलिया नगलन से मिलता जुलता रहता है। खैर तभी नगलन कादिर को आवाज लगाने लगता है कि सर अगर आप मुझे मेरा फोन दे दोगे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मुझे कुछ जरूरी काम है। सो जब कादिर नगलन के पास आता है नगलन कादिर से कहने लगता है, सर मैं एक साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ, इंसान के हाव भाव एक्सप्रेशन को देखकर ये पता कर सकता हूँ कि वो इंसान सच कह रहा है या झूठ, और वो ऑटो ड्राइवर आपसे झूठ कह रहा है। मेरी एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी भी है। इस तरह से जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तभी इस तरफ वो ऑटो ड्राइवर सेबेस्टियन साइनाइड खा लेता है। कादिर फौरन इस ऑटो ड्राइवर को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहते हैं तो वो पुलिस वाले फौरन इस ऑटो ड्राइवर को हॉस्पिटल ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद कादिर के पास फॉरेंसिक फोटोग्राफर आता है, डेड बॉडीज के फोटोग्राफ्स दिखाने लगता है। नगलन पूछने लगता है, सर क्या क्राइम सीन के फोटोग्राफ्स है, मैं भी देख सकता हूँ? इस तरह से जब नगलन उन फोटोग्राफ्स को देखता है वो तो शॉक में रह जाता है क्योंकि वो डेड बॉडी और किसी की नहीं राघवी की होती है, इसकी गर्लफ्रेंड की। बेचारा नगलन दुखी होकर फौरन भागता हुआ राघवी के डेड बॉडी के पास जाता है। पुलिस वाले पूछने लगते हैं कि ये लड़की तुमको कैसे पता? सो नगलन उन पुलिस वालों को अपना फ्लैशबैक बताने लगता है कि इसकी मुलाकात राघवी से कैसे हुई, ये दोनों कैसे प्यार करने लगे। खैर दूसरे दिन नगलन पुलिस वालों को लेकर राघवी के अपार्टमेंट जाने लगता है। रास्ते के दौरान महेंद्रन कादिर को कॉल करके ये बताने लगता है कि सर उस ऑटो ड्राइवर की मौत हो चुकी है और इसी तरह उस ऑटो ड्राइवर ने अपना नाम, अपनी आइडेंटिटी हमको झूठ बताया, उसका नाम कुछ और है सर। कादिर उसके बारे में पता करने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद जब पुलिस वाले राघवी के घर आते हैं, राघवी के घर में उसकी कामवाली होती है। घर के अंदर आने के बाद कादिर इस कामवाली से जो हुआ वो बताने लगता है, मतलब राघवी की डेथ हो चुकी है। यह सुनने के बाद वो कामवाली बहुत रोने लगती है। दूसरी तरफ बेचारा नगलन अपनी गर्लफ्रेंड को याद करके उस घर में इधर उधर जाते रहता है। तभी बेडरूम में नगलन को एक डायरी नजर आती है, छोटी सी डायरी। नगलन इस डायरी को पुलिसों को ना दिखाते हुए वो अपने पास छुपा लेता है। दूसरी तरफ जब कादिर और सेल्वा किसी रूम में आते हैं, कादिर ये नोटिस करता है कि राघवी का लैपटॉप गर्म है, जिसका मतलब अभी भी इस लैपटॉप को किसी ने यूज किया। शायद उस कामवाली को इस लैपटॉप से क्या काम, ऐसा कहकर उसे पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन तब तक वो कामवाली वहाँ से भाग चुकी होती है। लेकिन फाइनली वो पुलिस वाले उस लड़की को पकड़ ही लेते हैं। तभी हॉस्पिटल से एक लेडी कांस्टेबल कादिर को कॉल करके ये बताने लगती है कि सर जब हम राघवी का पोस्टमार्टम करवा रहे थे किसी ने हमारी गाड़ी पर एक लेटर छोड़कर गए और इस लेटर में ये लिखा है कि आप राघवी के केस को छोड़ दो वरना आपको भी नुकसान हो सकता है।
उसके बाद कातिर विनोद से कहने लगता है कि तुम इस लड़की को पुलिस स्टेशन ले जाओ, मैं हॉस्पिटल होकर आता हूँ। इस तरह से कातिर हॉस्पिटल जाता है, डॉक्टर से मुलाकात करता है, राघवी के बारे में पूछने लगता है। वो डॉक्टर बताने लगता है उस राघवी को 3 अलग अलग चाकुओं से मारा। उसी तरह मैंने जब गायनेकोलॉजिस्ट से पूछा, उन्होंने बताया कि राघवी वर्जिन नहीं है, उसका पहले से ही अबॉर्शन हो चुका था। सो कादिर नगलन के पास आकर यही पूछने लगता है कि राघवी का अबॉर्शन हुआ था, क्या ये तुम्हारी वजह से? ये सुनने के बाद नगलन बहुत गुस्सा होने लगता है कि सर आप इस केस को रॉन्ग वे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मैं खुद इस केस की इन्वेस्टिगेशन करूंगा, राघवी के किलर को पकड़ लूंगा। ऐसा कहते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके बाद कादिर उस कामवाली के पास आता है इंट्रोगेशन करने के लिए। ये लड़की बताने लगती है कि सर मेरा नाम वेदिका है और मैं किसी की काम वाली नहीं हूँ, मैं भी एक IT एम्प्लॉय हूँ। हमारी कंपनी राघवी कंपनी की कॉम्पिटिटर है। राघवी की कंपनी को एक प्रोजेक्ट आया था जो हमको आना चाहिए था। सो मैंने जानबूझकर राघवी के घर में एज ए काम वाली की तरह ज्वाइन हुई, उसकी सारे प्रोजेक्ट पर नजर रखने के लिए। और मुझे वहाँ पर भेजने वाला खुद मेरा बॉस है, विनायका मूर्ति। लेकिन सर मेरा बॉस किसी का मर्डर नहीं कर सकता। ये इन्फॉर्मेशन लेने के बाद कातिर फौरन विनायका मूर्ति के पास जाता है, राघवी के मर्डर के बारे में पूछने लगता है। विनायका मूर्ति कहने लगता है सर ये बात सच है कि मैंने वेदिका को एज स्पाई की तरह राघवी के घर में रखा, लेकिन मैंने राघवी का मर्डर नहीं करवाया। सो कातिर जाते आते विनायका मूर्ति को वार्न करके जाता है, अगर तुम्हारे खिलाफ जरा भी सबूत मिला तो मैं तुमको यहीं पर ठोक दूंगा। खैर बाहर आने के बाद कादिर अपने दोनों कांस्टेबल से इसी बात का डिस्कस करते रहता है। सोचने लगता है शायद राघवी को विनायका मूर्ति के बारे में कुछ बातें पता थी, इसीलिए शायद विनायका मूर्ति राघवी को मरवाया होगा, या तो फिर राघवी के कंपनी के सीक्रेट्स हासिल करने के लिए उसे मरवाया होगा। अगर विनायका मूर्ति ने नहीं मरवाया तो कौन मारा होगा? तभी उसी कैंपस में कातिर नगलन को देखता है, जो विनायका मूर्ति के ऑफिस आकर वहाँ से जा रहा होता है अपनी बाइक में। कादिर फौरन नगलन को कॉल करके पूछने लगता है कि तुम कहाँ पर हो? नगलन झूठ बोलने लगता है, सर मेरा मन कुछ ठीक नहीं, इसलिए मैं मंदिर आया हूँ। और उसी तरह सर आप देखते रहना, आपसे पहले मैं किलर को पकड़ लूंगा। खैर उसके बाद कमिश्नर कातिर को बुलाकर उसे केस के बारे में पूछने लगता है, उसके ऊपर प्रेशर डालने लगता है कि मेरे ऊपर प्रेशर बढ़ चुका है, तुम फटाफट से इस केस को सॉल्व करो, और भी दूसरे केसेस हैं। उसी रात कादिर और उसकी टीम किसी पब जाकर ड्रिंक करते रहते हैं। इसी बातों ही बातों में विनोद कातिर को भी बताने लगता है कि सर जब हम राघवी के घर गए थे उस वक्त नगलन ने एक छोटी सी डायरी को अपने पॉकेट में रख रहा था। यह सुनने के बाद कातिर गुस्सा होने लगता है कि इतने दिनों से तुम ये बात मुझे अब बता रहे हो। सो दूसरे दिन कातिर और सेल्वा ये दोनों नगलन के पास जाते हैं, उस डायरी के बारे में पूछने लगता है। नगलन बताने लगता है सर राघवी मुझसे प्यार करती थी, ये बात मुझसे नहीं बताई, उसने अपनी डायरी में लिखी है। और उसी तरह किसी साउंड को लेकर उस डायरी में कुछ डायग्राम्स है, इसीलिए मैंने उस डायरी को साउंड एनालिस्ट डॉक्टर रविंद्रन को दिया। सो उसी वक्त कातिर और नगलन ये दोनों रविंद्रन के पास जाते हैं। डॉक्टर रविंद्रन इन डायग्राम्स के बारे में कातिर और नगलन को एक्सप्लेन करने लगता है कि सर ये बहुत ही डेंजरस बाइनरल है। कादिर पूछने लगता है ये बाइनरल का मतलब क्या है? रविंद्रन कहने लगता है कि सर फिलहाल इसको एक डिजिटल ड्रग कहा जाता है, नाम के लिए तो ये म्यूजिक ही है, लेकिन कुछ लोग इस म्यूजिक को एज ए ड्रग्स के हिसाब से यूज कर रहे हैं या दूसरों को दे रहे हैं। स्पेशली हम डॉक्टर्स कुछ मेंटल पेशेंट्स को ट्रीटमेंट करने के लिए ऐसे कुछ म्यूजिक्स का यूज करते हैं। इसी म्यूजिक को कुछ लोग कुछ डिसिमल्स को चेंज कर एज ए ड्रग्स की तरह यूज कर रहे हैं। ये टाइप ऑफ म्यूजिक पहले से ही न्यूयॉर्क में बैन हो चुका है। इस म्यूजिक का एक और नाम भी है वार ऑफ साउंड। अमेरिका बैन करने के बाद ये म्यूजिक अफ्रीका को गया, अफ्रीका से एशिया आया। कादिर पूछने लगता है सर किसी भी म्यूजिक से नशा कैसे चढ़ता है? आपकी बातें मेरे सर के ऊपर ही चले गए। रविंद्रन कहने लगता है सर ऐसा ही एक म्यूजिक मॉडल हमारे पास है, आप खुद इस म्यूजिक को एक्सपीरियंस करो। ऐसा कहते हुए वो डॉक्टर कादिर को एक बंद कमरे में ले जाता है और कहने लगता है कि सर मैं इस म्यूजिक को कुछ सेकंड्स के लिए ही प्ले करूंगा, अगर आपको डेंजर लगा तो आप फौरन इस रूम से बाहर आ जाओ। कादिर कहने लगता है सर मैं अच्छे डेंजर्स को देख चुका हूँ, आप म्यूजिक प्ले कीजिए। उसके बाद वो डॉक्टर कादिर को उसी रूम में रखकर वो म्यूजिक प्ले करने लगता है। कुछ ही सेकंड्स के बाद कादिर को एक अजीब सा नशा चढ़ने लगता है। मतलब जो लोग ड्रग्स लेते हैं वो लोग किस तरह से बिहेव करते हैं, इस तरह से कादिर बिहेव करने लगता है। इसकी आंखों के सामने अजीब अजीब की चीजें नजर आने लगती है। थोड़ी देर बाद कादिर बेहोश हो जाता है। वो डॉक्टर फौरन कादिर को हॉस्पिटल ले जाता है। ठीक 24 आवर्स के बाद कादिर को होश आता है। थोड़ी देर बाद कांस्टेबल महेंद्रन भी कादिर को देखने के लिए हॉस्पिटल आता है। कादिर पूछने लगता है कि महेंद्रन ये तुम्हारे सर पर चोट कैसी, क्या हुआ? महेंद्रन कहने लगता है कि सर कल एक चोर के बारे में पता करने के लिए उसके घर गया था,
लेकिन वो चोर मेरे सर पर वार करके भाग गया और सर उसकी बाइक एग्जैक्टली नगलन की बाइक की तरह दिखती है। यह सुनने के बाद कादिर फौरन सेल्वा को कॉल करता है। मतलब कादिर ने सेल्वा से कहा कि तुम नगलन पर नजर रखो। सेल्वा को कॉल करके पूछने लगता है कि नगलन अब फिलहाल कहाँ पर है, तुम कहाँ पर हो। सेल्वा बताने लगता है सर मैं एक पब में हूँ, इस पब में नगलन और वेदिका ये दोनों डांस कर रहे हैं। यह सुनने के बाद कादिर सोचने लगता है कि नगलन को वेदिका से क्या काम। फौरन कादिर उस पब जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर गोलियों की बारिश होने लगती है। कुछ लोग कादिर पर फायरिंग करने लगते हैं। वहाँ के सारे लोग इधर उधर भागते रहते हैं। फाइनली कादिर ये देखता है कि नगलन के हाथ में एक गन है। कादिर समझने लगता है कि नगलन ने ही इस पर फायरिंग किया। सो नगलन को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाने लगता है। नगलन कादिर को समझाने लगता है सर वहाँ पर क्या हुआ मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं। जब लोग इधर उधर भाग रहे थे कोई अनजान बंदा मेरे हाथ में गन रखकर चला गया और मैं भी उस पब कुछ काम से आया था। लेकिन कादिर नगलन की बातों पर यकीन नहीं करता। सो उसी वक्त नगलन चलती हुई कार से बाहर कूद जाता है। पुलिस वालों से बचकर दौड़ने लगता है। फाइनली नगलन कादिर और विनोद के हाथों से बच ही जाता है। वहाँ से नगलन वेदिका के घर आता है। वेदिका से कहने लगता है कि मैंने कादिर पर गोली नहीं चलाई, उस पब में कुछ न कुछ जरूर हो रहा है। कादिर पर फायरिंग करके गन मेरे हाथ में थमा दी, मुझे फंसाने की कोशिश की। मैं तुम्हारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए आया हूँ। वेदिका पूछने लगती है क्या तुम सच में राघवी से प्यार करते थे। सो दोबारा सीन फ्लैशबैक में जाने लगता है। नगलन वेदिका को बताने लगता है कि इसने किस तरह से राघवी से प्यार किया था। खैर दूसरे दिन वेदिका किसी हॉस्पिटल आती है और राघवी के नाम से कुछ पेशेंट्स का बिल पे करने लगती है। जब वेदिका वहाँ से बाहर जा रही होती है तभी पुलिस वाले वहाँ पर आ जाते हैं, वेदिका को पकड़ लेते हैं। वेदिका कहने लगती है सर मैं फिजूल में इस केस में फंस गई। राघवी ने मरने से पहले मुझसे ये कहा कि इस हॉस्पिटल में जो पेशेंट है इसका बिल पे करो, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। बस मुझे यही पता है सर, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ये सुनने के बाद कादिर डॉक्टर के पास जाता है उस पेशेंट के बारे में पूछने के लिए। डॉक्टर कहने लगता है सर राघवी 2 पेशेंट को हमारे हॉस्पिटल लाई और मुझसे रिक्वेस्ट करने लगी कि किसी तरह से भी इनकी जान बचा ले। लेकिन सच बताऊं सर मुझे उनकी प्रॉब्लम कुछ भी समझ में नहीं आई। उन दोनों में से एक लड़की कोमा में जाके मर गई, दूसरी लड़की अब फिलहाल कोमा में ही है। इनका नर्वस सिस्टम पूरा डैमेज हो चुका है। इस तरह से जब डॉक्टर और कादिर बात कर रहे होते हैं वहाँ की सिस्टर कादिर को कुछ अजीब तरह से देखती रहती है। और उसके बाद कमिश्नर कादिर को अपने पास बुलाकर कहने लगता है कि तुमने रिसेंटली लोकेश को अरेस्ट किया है ना, उसके खिलाफ हम लोगों को कुछ सबूत मिले। उसने तकरीबन 4 लोगों को कत्ल किया। कल लोकेश का केस कोर्ट में जाने वाला है। अगर लोकेश को बेल मिल गई तो वो नेशनल पार्टी में ज्वाइन होगा। अगर ऐसा हुआ तो हम लोकेश को गिरफ्तार नहीं कर सकते। सो तुम कल ही लोकेश को कोर्ट ले जाने के बहाने से उसका इनकाउंटर कर दो। उसके बाद कादिर दोबारा उसी हॉस्पिटल जाता है उस नर्स से मिलने के लिए। रिक्वेस्ट करने लगता है कि तुमको जो कुछ भी पता है वो मुझे बताओ। वो नर्स कहने लगती है सर स्टार्टिंग में राघवी 3 लड़कियों को हॉस्पिटल लेकर आई थी। उन तीनों में से 2 लड़कियां मर गई। एक लड़की लकीली बचकर डिस्चार्ज होकर अपने घर वापस चली गई। कुछ दिनों बाद दोबारा 2 लड़कियों को लेकर आई। उन दोनों में से भी एक लड़की मर गई और फिलहाल एक लड़की कोमा में है। उसके बाद कादिर डिस्चार्ज हुई लड़की का एड्रेस हासिल कर लेता है। उसी वक्त कादिर उस लड़की के घर जाता है। पुलिस को देखकर वो लोग कादिर को अपने घर में अंदर आने नहीं देते। बाहर बैठे हुए ही कादिर उस लड़की को बताने लगता है कि मैं यहाँ पर पुलिस की हैसियत से नहीं, एक बाप की हैसियत से आया हूँ। मेरी भी एक बेटी थी, मैं हमेशा ड्यूटी करता रहा, अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया। कुछ दिनों बाद मुझे ये बात पता चली कि मेरी बेटी ड्रग्स की आदी हो गई, किसी पब जा रही थी। उसके बाद मेरी बेटी टेरेस के ऊपर से नीचे कूदकर अपनी जान दे दी। प्लीज तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो मुझसे बताओ, मैं दूसरे लोगों को सफर होने से बचाऊंगा। सो वो लड़की जो कुछ हुआ वो बताने लगती है। सर मैं राघवी हम 6 लोग कॉलेज डेज से बहुत बेस्ट फ्रेंड्स थे। हम 6 लोग कॉलेज कैंपस में सेलेक्ट हो गए थे, एक ही कंपनी में जॉब भी हासिल किया। एक दिन मेरे फ्रेंड का बर्थडे होने पर हम 6 लोग किसी पब को गए, वहीं से सब कुछ स्टार्ट हुआ। वहाँ पर जाने के बाद हम लोग बार बार वहीं पर जाने लगे। उसकी वजह है उस क्लब का म्यूजिक, जो उस क्लब का ओनर जॉय प्ले किया करता था। उस पब में एक सेपरेट रूम भी है, जॉय उस रूम में ऐसे ही एक सेपरेट म्यूजिक को प्ले करता है। 3 दिनों बाद मेरी एक फ्रेंड बेहोश होकर गिर गई। जब राघवी उस लड़की को हॉस्पिटल ले गई तब तक उस लड़की की मौत हो चुकी थी। लेकिन हम इन चीजों को इग्नोर करते हुए दोबारा उसी पब को जाने लगे। इस तरह से उस म्यूजिक का एडिक्शन हो गया हमको। और 2 दिनों बाद 2 लड़कियां बेहोश होकर कोमा में चली गई। राघवी जान गई थी कि उस पब में कुछ न कुछ जरूर हो रहा है। वो जॉय से जाकर झगड़ा करने लगी। जॉय उससे कहने लगा था कि यहाँ पर सब कुछ लीगली हो रहा है
ऐसा कहकर उसे धक्के मार के वहाँ से भेज दिया। इसके बावजूद भी मैं उसी पब जाने लगी। मैं भी बेहोश होकर गिर गई। उस वक्त डॉक्टर ने हमसे कहा कि जब हम लड़कियां बेहोश हो गए थे हमको किसी ने बलात्कार किया, और जब मैंने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई थी राघवी ने मुझसे वादा किया कि वो किसी भी तरह करके उस पब को बंद करवाएगी। लेकिन आज राघवी मेरे दरमियान में नहीं है। उस पब वाले ही राघवी को मार दिया। यह जान लेने के बाद कादिर फौरन उस पब जाता है, लेकिन तब तक कुछ लोग जॉय को गोली मार चुके होते हैं। अब वहीं पर नगलन भी होता है। कुछ लोग नगलन को पकड़कर कादिर को ये कहने लगते हैं कि सर इसी ने जॉय को मार दिया। नगलन कादिर को बताने लगता है कि सर मैंने जॉय को नहीं मारा, इस पब का पर्दाफाश करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। लेकिन कादिर नगलन की बातों पर यकीन ना करते हुए उसे किसी जगह पर लाके बांध देता है। तभी वहाँ पर 3 कांस्टेबल्स आते हैं। कादिर इन तीनों कांस्टेबल से कहने लगता है कि कमिश्नर ने मुझसे कहा कि मैं लोकेश का एनकाउंटर कर दूं। उसी वक्त तुम भी इस नगलन को वहाँ पर ले आओ, दोनों का एनकाउंटर एक ही बार कर देंगे। इस तरह से दूसरे दिन कादिर लोकेश और नगलन को किसी जगह पर लाता है, पुरानी फैक्ट्री पर। लोकेश और नगलन समझ जाते हैं कि कादिर इन दोनों को यहाँ पर क्यों लाया, तो ये दोनों उन पुलिस वालों से लड़ने झगड़ने लगते हैं। महेंद्रन कादिर को आवाज लगाने लगता है, सर ये दोनों हम लोगों को मार रहे हैं, आप प्लीज फौरन गन लेकर इन दोनों को मार दो। कादिर अपनी गन लेकर वहाँ पर आता है और कहने लगता है इन दोनों को मारूं या तुम तीनों को मारूं। ऐसा कहते हुए कादिर उन तीनों कांस्टेबल्स को एक वीडियो दिखाता है। मतलब लास्ट टाइम जब नगलन उस पब गया था वहाँ पर एक हिडन कैमरा छुपा के रखा था, उसी की फुटेज है ये। जो कोई भी लड़कियां वहाँ पर जाती जॉय उन लड़कियों को वो ड्रग वाली म्यूजिक सुनाकर उनको बेहोश कर देता, और जॉय के साथ ही मुस्तफा, महेंद्रन, विनोद मिल चुके होते हैं। ये तीनों कांस्टेबल्स बेहोश हुई लड़कियों के साथ मौज मस्ती करते रहते हैं। उसके बाद वो तीनों कांस्टेबल्स जॉय के पास आकर कहने लगते हैं कि इस पब के खिलाफ हमारे खिलाफ राघवी के पास कुछ सबूत है। अगर हमने उस रात राघवी को नहीं मारा होता तो आज हम लोग जिंदा नहीं होते। अब तुम्हारी बात भी कादिर को पता चल चुकी है। ऐसा कहते हुए वो तीनों कांस्टेबल्स जॉय को मार देते हैं। मतलब ये सारे कांड के पीछे ये तीनों कांस्टेबल का हाथ होता है। उसके बाद जब ये तीनों कांस्टेबल्स वहाँ से भाग रहे होते हैं कादिर अपनी गन लेकर उन पर फायरिंग करने लगता है, लेकिन उसमें बुलेट्स नहीं होते। वो तीनों कांस्टेबल्स इसके गन में से बुलेट्स निकाल चुके होते हैं। कादिर से बचने के लिए वो तीनों कांस्टेबल्स किसी रूम में जाके छुप जाते हैं। अब लोकेश भी अपनी जान बचाने के लिए उसी रूम में आता है और उन तीनों कांस्टेबल से कहने लगता है, देखो हम चारों का दुश्मन है कादिर, हम चारों मिलकर कादिर को मार देंगे, प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। तभी कादिर और नगलन उस रूम के पास आते हैं। कादिर को देखकर वो कांस्टेबल्स कादिर से कहने लगते हैं कि कादिर क्या तुमको पता है कि हमने राघवी को कैसे मारा। ऐसा कहते हुए वो तीनों कांस्टेबल्स लोकेश के ऊपर बार बार वार करके उसे मार देते हैं, बहुत ही बेरहमी से। लोकेश को मारने के बाद वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। इसी दरमियान में कादिर और नगलन ये दोनों उन तीनों से लड़ने झगड़ने लगते हैं। बहुत लंबी फाइट होने के बाद ये दोनों उन तीनों कांस्टेबल्स को मार ही देते हैं। उसके बाद कादिर दोबारा उसी डॉक्टर के पास जा मिलता है। वो डॉक्टर कादिर से कहने लगता है कि वो ऑटो ड्राइवर को मारने वाले और कोई नहीं, वो तीनों कांस्टेबल्स ही थे। मतलब उस ऑटो ड्राइवर को जानबूझ के साइनेट दिया गया था। और उसी तरह वो तीनों लोग राघवी की झूठी रिपोर्ट बनवाई कि राघवी वर्जिन नहीं है, उसका ऑपरेशन हुआ। फाइनली कादिर नगलन से कहने लगता है, अगली बार मुझे किसी केस में हेल्प होगी तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।